नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज अपने सीआरपीसी के 10 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप मेरे साथ ही कॉपी पेन लेके बैठिए। उसके बिना आपका माइंड अटेंटिव होगा नहीं, क्योंकि बिना अटेंटिव आप चाहे कितनी बार भी स्टडी कर लीजिए, सुनना कई बार अनसुना हो जाता है। इसलिए आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ ही स्टडी करिए, ताकि उससे आपका क्लियर हो जाए। प्लस एक्ट भी साथ लेके बैठिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच केस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडर्ड द एम्बिट ऑफ सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। आपको ध्यान होगा सीआरपीसी का 438 क्या बोल रहा है। मैंने कल भी उस दिन भी कहा था कि चैप्टर 33, ठीक है। चैप्टर कौन सा? 33, बेल और बॉन्ड का। उस चैप्टर में से घुमा घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका 438 जो है, इसके बारे में केस लो पूछा है कि 438 के ऊपर कौन सा केस लो है इम्पोर्टेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया था, ठीक है। तो इनमें से किस मामले में, यानी किस मैटर में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 438 के क्षेत्र पर विचार किया है ज्यूरिडिक्शन को लेकर। यानी ये पावर किसके पास है? हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास है। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए आपको संभावना लग रही है कि मेरे को अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, पहले ही एडवांस में बेल लेके रख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो एग्जैक्ट आंसर है गुरु बख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका? सी। यानी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए और अपने कॉपी पेन में लिख लीजिए, काम आएगा कि 438 की ज्यूरिडिक्शन के बारे में कौन सा सेक्शन, कौन सा केस लो बात करता है, ठीक है। देवीलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान, गुरुचरण सिंह हरियाणा, गुरु बख्श सिंह सीबिया ये और पंजाब, यानी सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका ध्यान ना, आपको सी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हु इज ऑलरेडी मैरिड कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड मैरिज विथ बी विदाउट intimating her about previous marriage and dwells with her B upon getting knowledge of first marriage lodged a report in the police station. The police, after completing the investigation, filed challan under section 493, 94, 95 of IPC in the court. The magistrate has an option, ठीक है। यानी ख जो कि पूर्व में क्या है, विवाहित है, और ख से दूसरा विवाह उसे पूर्व में विवाहित होने की जानकारी दिए बिना करता है, वह उसके साथ निवास करता है। तो ख को पूर्व विवाह की जानकारी होने पर वह पुलिस में रिपोर्ट करती है। क्या करती है? FIR लिखाती है, और पुलिस द्वारा अन्वेषण पूर्ण कर धारा 493, 94, 95 IPC के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। मजिस्ट्रेट को विकल्प है या ऑप्शन है, तो आपको ध्यान होगा IPC का चैप्टर कौन सा है? 20, मैरिज से रिलेटेड है। तो ऐसे जो सेक्शंस है वो हमेशा परिवाद पे पेश होंगे, ना कि FIR पे, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट पे नहीं, कंप्लेंट पे, ठीक है। तो टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ अबव मेंशन offenses and proceed to take cognizance of section 494, 495 IPC and proceed to take cognizance of section 494 IPC। यानी टू रिफ्यूज क्या आएगा? वो रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पे आया ना कि कंप्लेंट पे आता, तो रिफ्यूज नहीं करता। लेकिन पुलिस रिपोर्ट पे आया, इसलिए वो क्या कर सकता है?
उसके पास ऑप्शन है, वो रिफ्यूज कर देगा फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस कंसिडरिंग द बार ऑफ सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी। यानी सीआरपीसी का 198 बोलता है कि आप कंप्लेंट पे आइए, ना कि परिवाद पे, नहीं ना कि एफआईआर पे। ठीक है, तो सभी वर्णित धाराओं के अपराध का संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेगा। केवल धारा 494, 495 आईपीसी के अपराध का संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करे, या 494 आईपीसी के अपराध का संज्ञान ले। यानी धारा 198 दंड प्रकृतिता का अवरोध मानते हुए संज्ञान लेने से क्या कर सकता है, वो इनकार कर सकता है। यानी सी इसका क्या है, आंसर है। क्या आएगा आंसर, सी। यानी सी इसका आंसर, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, ए डीफ एंड डम एक्यूज्ड who cannot be made understand the proceeding found guilty। यानी एक मूक और बधिर अभियुक्त जिसे न्यायालय की कार्यवाही नहीं समझा जा सकती है, कार्यवाही में दोषी पाया जाता है। तो आपको ध्यान होगा सीआरपीसी का ये 318 इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि वो एक्यूज जो है वो लूनाटिक नहीं है, लेकिन वो क्या प्रोसीडिंग समझ ही नहीं पा रहा कि ये होती क्या है, कैसे क्या है। तो क्या करेंगे कि अदर देन हाई कोर्ट है तो वो क्या करेगा, कोर्ट से कन्विक्ट करके हाई कोर्ट को प्रोसीड कर देगा। यानी मजिस्ट्रेट मे नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड, मजिस्ट्रेट हैज टू स्टे द ट्रायल, मजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट द एक्यूज्ड एंड पास सेंटेंस। यानी आफ्टर कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड ही शेल फॉरवर्ड द प्रोसीडिंग फॉर द हाई कोर्ट। यानी डी इसका क्या है, ऑप्शन है, आंसर है। मजिस्ट्रेट को अभियुक्त, मजिस्ट्रेट की क्या करेगा, अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट विचारण को रोक देगा, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोष सिद्ध कर तथा दंडादेश पारित कर सकता है, या अभियुक्त को दोष सिद्ध करने के पश्चात क्या करेगा, कार्रवाई को हाई कोर्ट को प्रोसीड कर देगा। ठीक है, भेज देगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर है इसका क्या है, इसका आंसर है डी। ठीक है, चले आगे। हु कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, कौन रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी का जो अंडर सेक्शन है 164, उसको कौन रिकॉर्ड करेगा, स्टेटमेंट और कन्फेशन को। तो आपको ध्यान होगा ये सीआरपीसी का जो चैप्टर है कौन सा, 12, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस चैप्टर में से हर साल एक क्वेश्चन 101% आने की पूरी संभावना रहती है, आता ही आता है। तो इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए आप। इसी में ही सेक्शन है 154 से लेकर 176 वाला जो बंच है, तो इसी में दे रखा है 164 कन्फेशन रिकॉर्ड के लिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चाहे उसे राइट हो या नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कन्फेस या स्टेटमेंट क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4। ठीक है, तो दंड प्रकृति की धारा 164 सीआरपीसी में संस्वीकृत कथनों को कौन अभिलिखित करेगा। जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो देखा करो कि पूछ क्या रहा है, तो कौन बोल रहा है या हु पूछ रहा है, हु। तो पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे मेट्रोपॉलिटन हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। तो आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। चले आगे। इफ ए पर्सन इज सेंटेंस्ड ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर not exceeding 3 month or fine not exceeding 200 rupees or both such imprisonment or fine by court of session और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति को सेशन न्यायालय अथवा महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा 3 माह से अनधिक का कारावास की अवधि और 200 रुपये के अनधिक के जुर्माने से अथवा दोनों से क्या करेगा, दंडित किया जाता है, तो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है
अपील नहीं कर सकता। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान होगा अपील वाला 372 से स्टार्ट है और 394 तक वाले जो सेक्शन है यानी अपील का है चैप्टर 29, ठीक है, जिसमें सेक्शन 376 है छोटे मामले में अपील न होना। पेटी ऑफेंस में क्या नहीं होना, अपील न होना। कुछ लिमिटेशन दे रखी है जिनकी आगे अपील होती नहीं है। यानी 376 में ये बता रही है छोटे मामलों में अपील नहीं होना, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। ही मे फाइल अपील, ही कैन नॉट फाइल अपील, अपील कैन बी फाइल्ड विद द परमिशन ऑफ द अपीलेंट कोर्ट एंड अपील में फाइल्ड विद द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। तो क्या कर सकता है वो अपील फाइल नहीं कर सकता। बी इसका क्या है, ऑप्शन है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 200 रुपीज क्या लगाया, फाइन लगाया है किसने, सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इनकी लिमिट है 3 महीने तक का लगाया है, तो उसमें क्या नहीं होगी, आगे अपील नहीं होगी। इस वजह से आगे क्या नहीं कर सकता, अपील फाइल नहीं कर सकता। तो एग्जैक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट कैन एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ CRPC 1973, यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां निम्न में से किस न्यायालय द्वारा प्रयोग होती है। तो आपको ध्यान होगा कि CRPC में जो 482 है वो हमेशा किसकी पावर है, हाई कोर्ट की पावर है। और आपको ध्यान होगा CPC में 151 एनी कोर्ट, किसी भी कोई कोर्ट की, जिसमें हाई कोर्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, सेशन कोर्ट, जो भी, उन सब की पावर है। तो CPC में तो सभी को है, लेकिन CRPC में सिर्फ हाई कोर्ट को दे रखी है पावर, इनहेरेंट पावर है। जहाँ CRPC में कोई प्रोविजन नहीं दे रखा हो तो वहाँ 482 जो सेक्शन है उसका सपोर्ट लिया जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट 482 के आधार पर क्वेश्चन करता कई बार पिटीशन को। तो इम्पोर्टेंट है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं आएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं आएगा, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं आएगा। तो आंसर क्या है इसका, बी, ठीक है, यानी हाई कोर्ट। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 357A of clause 2 of CRPC, which of the authority is authorized to decide quantum of compensation? इसके बारे में बात कर रहा है, कंपेंसेशन के बारे में कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा इसके बारे में। यानी धारा 357 के सेकंड CRPC के अंतर्गत प्रति कर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा लक्ष्मी वर्सेस, केस लो का नाम लिख लीजिए, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में गाइडलाइन निकाली थी कि कंपेंसेशन कितना होना चाहिए। कोर्ट क्या कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, किसके पास है, स्टेट के पास या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से करेगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन जज नहीं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो ये आपका है 357A के सेकंड में ये बात दे रही है। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केस लॉ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको आप टिप्स पे कर लीजिए आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस it has been held that before accepting the final report the magistrate must issue notice and here to
फर्स्ट, इन्फॉर्मेंट इंजर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड, मतलब इनमें से किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार करने से पहले मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचनाकर्ता, आहत या मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को सूचना देकर सुनवाई का अवसर देना चाहिए। मतलब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किसको? इंफॉर्मेशन देने वाले को, विक्टिम को, या उसका जो डिसीज पर्सन है उसका एलआर को एक बार अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये बात कौन से केस लॉ में कही गई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देवेंद्र नाथ भट्टाचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, नो। पेप्सी फूड प्रोडक्ट वर्सेस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नहीं। मेहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर है इसका डी, भगवत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इसका आंसर क्या है? डी। डी इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो याद रखना डी इसका ऑप्शन है। तो ध्यान में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्यूज्ड pleads guilty under which section of the CRPC 1973 the session judge shall record the plea and may in his discretion convict him thereon, यानी यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश उस अभिभावक को लेखबद्ध करेगा, उसके आधार पर स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। ये लाइन कौन से सेक्शन में सीआरपीसी में दे रखी है? तो आपको ध्यान होगा ट्रायल। चारों सेक्शनों को, 4 ऑप्शनों को देख के लगता है ये सेशन ट्रायल की बात कर रहा है कि सेशन ट्रायल में कौन से सेक्शन है। तो आपको ध्यान होगा 225 से लेकर 237 तक क्या दे रखी है? सेशन ट्रायल दे रखी है। तो 228 है चार्ज फ्रेमिंग के बारे में, 229 में है कन्फेस कर रहा है, ठीक है, दोषी होने का। और इस तरह 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 229 इम्पोर्टेंट है इसका, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो बी इसका क्या है? ऑप्शन है। तो ट्रायल में से घुमा के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ट्रायल्स आपकी चारों टिप्स पे होनी चाहिए कि ट्रायल्स में से क्वेश्चंस आने की क्या होती है? संभावना होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि कौन कौन सा एक्विटल और कन्विक्ट वाले कौन कौन से सेक्शन हैं, उनको एक्ट के ऊपर ही, ट्रायल के ऊपर ही चार्ट बना के भाई चारों ट्रायल में से कौन कौन सा वो दे रखे हैं, एक्विटल वाले और कन्विक्ट वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं हर बार, कई बार आने की संभावना भी रहती है। तो ध्यान है बी इसका क्या होगा? आंसर होगा। फिर आगे चले, लास्ट क्वेश्चन, हु may compound offense on behalf of the person who is under 18 years of age or is an idiot or lunatic, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जड़ है, पागल है, अपराध का समन करने के लिए सक्षम व्यक्ति है, ठीक है। मतलब आपको ध्यान होगा सीआरपीसी कंपाउंड वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 320। और मैं हमेशा कहती हूँ 300 से लेकर 327 वाला जो बंच है, इन सेक्शनों को अच्छे से चार्ट बना के अपने कमरे में, स्टडी रूम में, दीवार पे चिपका लीजिए और रोज़ उनका रिवाइज करिए, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन हर साल आरजेएस में एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे 305 पे की हेडिंग पूछ ली, ठीक है, तो ऐसे ही 306 पे पूछा हुआ है, 300 पे पूछा हुआ है, 304 पे पूछा हुआ है, 320, 319 इंटरव्यू में खूब पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे करके आप 320 का एक क्लोज 4 का भी ए में दे रखी है बात कि उसकी ओर से कौन कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन, नेचुरल गार्जियन, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, ओनली मदर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, फादर with the permission of the court, any person competent to contract on his behalf with the permission of the court की परमिशन से, कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर कॉम्पिटेंट हो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए,
ठीक है। तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उसका प्राकृतिक संरक्षक, न्यायालय की अनुज्ञा से केवल माँ, न्यायालय की अनुज्ञा से केवल पिता, न्यायालय की अनुज्ञा से कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए क्या है, सक्षम है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, डी, कि कोर्ट की अनुज्ञा से, कोर्ट के परमिशन से कोई ऐसा पर्सन जो उसकी ओर से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, कॉम्पिटेंट है। इस तरह ये डी इसका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। ठीक है। इस तरह आप सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट चैप्टरों को फोकस करिए और रिवीजन करिए। जितना बार रिवीजन करोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रिवीजन कम होने से याददाश्त कम होती है और वहाँ जाके कंफ्यूज होता है कि ये ऑप्शन था कि ये ऑप्शन था। तो सीआरपीसी की पूरी हेडिंग्स फोकस करिए अपने दिमाग में और डेली का डेली रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनको तो आप अच्छे से रीडिंग लगाइए और लिख लिख के देखिए। बिना लिखे माइंड कई बार बेवकूफ़ बनाता रहता है हमें कि हाँ हमें आता है, लेकिन आता नहीं है। ठीक है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस में था कि है और चाहिए, यानी होना चाहिए। आता था एक टाइम में, उस टाइम सब याद था, लेकिन आज याद नहीं है। आज आपके माइंड में है तो आपका है। ठीक है। तो याद करिए, लिख लिख के देखिए, आपका हर हाल में सिलेक्शन होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।